फॉस्फोरस के हैलाइड पढ़ रहे थे, उसमें से हम लोगों ने फॉस्फोरस में से एक हैलाइड पढ़ा था, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अभी हम लोगों के पास फॉस्फोरस का एक और हैलाइड है जिसको पढ़ना है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के अगर फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूला होता है PCl5। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जरूरी है कि ये पता कर लिया जाए कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता कैसे है। तो सबसे पहली विधि को देखेंगे। अगर आपके पास श्वेत फॉस्फोरस है और उस पर क्लोरीन गैस की अधिक मात्रा की अभिक्रिया करवा दी जाती है, अगर आपके पास श्वेत फॉस्फोरस है, क्लोरीन गैस की अधिक मात्रा की अभिक्रिया करवाते हो, तो ध्यान देने वाली बात है कि क्लोरीन अगर मैं चेक करता हूं तो 20 है, फॉस्फोरस 4 है। अगर हम 4 को कॉमन कर लें तो अंदर बचता है PCl5। ध्यान रखिएगा, फॉस्फोरस और क्लोरीन की अभिक्रिया से फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनता है और फॉस्फोरस और क्लोरीन की अभिक्रिया से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनता है। लेकिन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कब बनता है? जब क्लोरीन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, और जब क्लोरीन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। एक और मेथड है जिससे हम लोग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को बना सकते हैं। अगर आपके पास श्वेत फॉस्फोरस है और आप उसकी अभिक्रिया करवाते हो 10SO2Cl2 से। फिर से दोबारा से इस बात को चेक करते हैं। अगर आपके पास फॉस्फोरस है और आप उसकी अभिक्रिया 10SO2Cl2 से करवाते हैं तो बेटा ये वाला पार्ट टूटकर अलग हो जाता है। अगर बेटा ये वाला पार्ट टूटकर अलग होगा तो तैयार होगा 10SO2, 10 मोल सल्फर डाइऑक्साइड। अभी चेक करेंगे क्या बचा, तो बेटा फॉस्फोरस 4 है और क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई Cl2 पे है इसलिए क्लोरीन हो गए 20 मोल, 20 एटम हो गए। तो 20 एटम क्लोरीन के और 4 एटम अगर देखा जाए फॉस्फोरस का, कॉमन करेंगे 4 तो बेटा अंदर बनकर तैयार होगा PCl5। अगर कोई व्यक्ति कहता है सर जी PCl5 को आपने बनाकर तैयार किया है, ये देखने में कैसा लगता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये हल्के पीले रंग का ठोस पाउडर जैसा पदार्थ होता है, ठोस पाउडर है। तो अगर आपसे कभी ऐसा कहता है कि ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड देखने में कैसा होता है, तो आप इस बात को रखेंगे ये हल्के पीले कलर का होता है और बेटा ठोस पाउडर होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि यार फॉस्फोरस के पेंटाक्लोराइड को नम वायुमंडल में रख दें या नमी में रख दें तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा अगली अभिक्रिया है नम वायुमंडल से क्रिया। तो बेटा नम वायुमंडल से रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहले वाटर के फॉर्मूले को तो ऐसे लिख सकते हैं, अभिक्रिया करवानी है PCl5 की। अभिक्रिया ध्यान से देखना क्योंकि आगे समझ में भी आ जाए। कहता है क्या होता है जब नम वायुमंडल में किसको रखा जाता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को, या ऐसे बोल सकता है कि फॉस्फोरस के क्लोराइड अगर नम वायुमंडल में आकर अपघटित हो जाते हैं तो उसका रासायनिक अभिक्रिया दिखाना है। तो मैंने नम का मतलब है जल, तो मैंने वाटर का मॉलिक्यूल लिया और साथ में PCl5 की रिएक्शन करवाई। PCl5 वाटर के दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। अब बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, एक Cl H को देगा, एक Cl दूसरे H को देगा और PCl3 देगा बीच वाले पार्ट को। बेटा अगर HCl के साथ कंबाइन करेगा, HCl के साथ कंबाइन करेगा तो सबसे पहले बनकर तैयार होगा 2HCl। अच्छा बीच वाले भाग पर क्या बनता है, POCl3। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं POCl3 को POCl3। यह फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला है। अब इस पर हम और भी नमी की अभिक्रिया करवाएंगे। तो बेटा नमी का सूत्र फिर से क्या होगा, जल। जल को ऐसे लिख सकते हैं ना HOH, और जल को फिर से दोबारा अगर लिखें तो HOH। बेटा नमी से अभिक्रिया करेगा तो ये तीनों Cl जो है वो H के साथ अभिक्रिया करेंगे और बना लेंगे HCl। और आप अभिक्रिया के दौरान देखोगे तो HCl का क्या निकलता हुआ तुमको दिखाई देगा, धुआं।
HCl गैसेस रूप में रहता है तो HCl का धुआं आपको दिखाई देगा, और मैं सोचता हूं मेरे पास बचता क्या है, तो P डबल बॉन्ड O और साथ में तीनों बॉन्ड से जुड़ेंगे एक एक OH। तो इसको कैसे लिख सकते हो, O डबल बॉन्ड P OH OH OH। इसको ये फिर ऐसा भी लिख सकते हो ना, H3PO4। H3 हो गए, P हो गया, O कितने हो गए, 4। इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसको मैं इसलिए दोबारा से इस पढ़ रहा हूं, रीजन है कि अभी इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम दोबारा से पढ़ेंगे। जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमको पढ़ने को मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको पहले से ही ध्यान ले लेते हैं कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है और ये कैसे बना हुआ है। बाद में हालांकि इसको और भी ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतने पढ़ते हैं इस बात को। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाता है जब कभी PCl5 का कौन सा अपघटन कराया जाता है, जल अपघटन, या ऐसा बोल देता है कि PCl5 को नमी में रखने पर क्या बनता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। अभी PCl5 की एक और रिएक्शन करवा के बेटा हम लोग इस बात को चेक करते हैं, किससे, एल्कोहलों से क्रिया, एल्कोहल से क्रिया। बेटा वैसे तो सभी व्यक्ति को पता है कि एल्कोहल का जनरल फॉर्म क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड OH, जहां R कौन सा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप, और उस एल्किल ग्रुप की जगह पर आप CH3 को यूज कर सकते हो, C2H5 को यूज कर सकते हो, C3H7 को यूज कर सकते, किसी को भी इस तरह से यूज कर सकते हो एल्किल ग्रुप में से। तो सर मैं जनरल फॉर्मूले पर रिएक्शन लिखता हूं, फिर इसके बाद देखते हैं क्या बनाता है। जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्कोहल का R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर बेटा इस पर PCl5 की रिएक्शन होगी, देखने का तरीका देखो भैया, PCl5 में क्या करेंगे, दोनों बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, यहां भी तो वही किया था। अब बॉन्ड्स ब्रेक होगा तो 2 Cl में से एक Cl R को मिला, एक किसको मिला, H मिला, और बीच वाले पार्ट को क्या मिला, PCl3। अगर मैं सोचता हूं इस दौरान कंपाउंड कौन कौन सा बना, तो RCl, R सिंगल बॉन्ड Cl, HCl, और बेटा साथ में बनकर तैयार होता है POCl3। थोड़ा सा इसको सही करेंगे, POCl3। अब एल्कोहल में से क्या कर सकता है, अब आप अभिक्रियाएं बना सकते हो, कैसे बना सकते हो ये मैं आप पे छोड़ता हूं। R की जगह पर किसको लिख सकते हो, CH3, तो यहां फॉर्मूला होगा CH3OH, वो अभिक्रिया कंप्लीट करवा सकते हो। R की जगह पर किसको लिख सकते हो, C2H5, तो C2H5OH हो जाएगा, अभिक्रिया सेम मेथड पर होने वाली है। और अगर R की जगह पर आप C3H7OH का इस्तेमाल करते हो तो भी सेम रिएक्शन होने वाली है। एक बात और मैं बता दूं, आप चाहो तो R के स्थान पर एक एरिल ग्रुप रख सकते हो। एरिल ग्रुप का मतलब है C6H5। अगर आप चाहें तो उस R के स्थान पर, हालांकि R की जगह पर अगर आपने C6H5 रखा है तो ये एल्किल ग्रुप नहीं, ये एरिल ग्रुप है। और एरिल ग्रुप को कैसे लिखते हैं, AR से, और उस जगह पे C6H5 रखोगे तो भी अभिक्रिया का तरीका सेम रहने वाला है, 1% किसी भी प्रकार का चेंज आता ही नहीं है। तो यहां क्या हो जाएगा, C6H5OH, और जब कंपाउंड बनेगा तो C6H5Cl, और बेटा ये दोनों कंपोनेंट तो पहले से फिक्स है। तो ये अल्कोहल से रिएक्शन के लिए हो गया। कभी कभी हम लोगों से पूछ लेता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्रिया, तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवानी तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी तो सामान्य फॉर्मूला जानते हो, जनरल फॉर्मूला। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड COOH, ये जनरल फॉर्म हो गया। अब पूछेगा R की जगह पर, तो बेटा मैंने लिख रखा है R की जगह पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, R की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो सिंगल बॉन्ड CH3, C2H5, C3H7, और इस प्रकार से ना जाने कितने ग्रुप रख सकते हो। एक अभिक्रिया दिखाएंगे, R की जगह पे CH3 C2H5 करके आप अभिक्रिया को चेक करोगे। बेटा अगर फॉर्मूला RCOH का लिया जाए, RCOH का लिया तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यही तो होता है, डबल OH। इस प्रकार से अभिक्रिया लिख ली मैंने। और अभी बेटा इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है, PCl5 की। जैसे PCl5 की होगी बेटा, अभिक्रिया करने का थोड़ा सा तरीका चेंज होगा बेटा। O
के दोनों ओर का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, O के दोनों ओर का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, O के दोनों ओर का बॉन्ड ब्रेक होगा। ये O गया, इधर वाला बॉन्ड भी ब्रेक, इधर वाला भी बॉन्ड ब्रेक। अब बॉन्ड ब्रेक कैसे हुआ? किनारे वाले को Cl मिला, इधर किनारे वाले को Cl मिला, बीच वाले भाग को क्या मिल गया? PCl3। बेटा बनकर क्या तैयार होगा? RCOCl। ये Cl है, उसको थोड़ा सा अच्छा बना लेना। तो पहला कंपोनेंट बनता है RCOCl। मैं दूसरा कंपोनेंट चेक करता हूं, POCl3। और तीसरे कंपोनेंट की ओर चलते हैं तो बेटा बनकर तैयार होता है HCl। अभी ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं R की जगह पर CH3 रख देता तो फॉर्मूला क्या बनता? CH3COOH। और इसका भी बॉन्ड ब्रेक करने का नंबर आता तो आप कैसे ब्रेक करते? ऐसे ही ब्रेक करते, यहां Cl लगते, यहां Cl लगते और बीच वाले फॉर्मूले पर लगते PCl3। पहला कंपोनेंट क्या बनाते? CH3COCl, एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड इसलिए कार्बन दो है एथेन, और नाम के लास्ट में ऑयल हैलाइड तो लगाते ही है। एथेनॉइल क्लोराइड बनता, फास्फोरस का ऑक्सी क्लोराइड बनता, और साथ में बनता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये पदार्थ इस समय बनकर तैयार होते हैं। उस समय अगर अभिक्रिया को मैं चेक करता हूं तो ये रासायनिक गुण हो गया। अभी और भी रासायनिक गुणों को चेक करते हैं, कौन कौन सा रासायनिक गुण अपने पास बच गया इसमें से। तो बेटा एक और रासायनिक गुण है, कहता है सिल्वर से रिएक्शन। तो इधर लिखते हैं सिल्वर से क्रिया। बेटा सिल्वर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? Ag। ये तो चांदी है, इस पर रिएक्शन होने वाली है PCl5 से। बेटा PCl5 से रिएक्शन अगर करवाओगे तो बेटा 2Ag 2Cl को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। बेटा अगर 2Cl को अट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहला फॉर्मूला बनकर तैयार होगा AgCl। और क्योंकि सिल्वर के मॉलिक्यूल दो हैं या एटम दो हैं तो वो दो क्लोरीन के एटम को अट्रैक्ट करेगा, तो पहला तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा। अभी ध्यान देने वाली बात है, अगर क्लोरीन इसके पास आ गए हैं दो, तो फास्फोरस के पास कितना बचा है? 3। तो इसको लिख सकते हैं PCl3। तो एक ये रिएक्शन बहुत ध्यान रखना है कि सिल्वर के चूर्ण से या सिल्वर के पाउडर से अगर आप PCl5 की अभिक्रिया करवाते हो तो क्या बनकर तैयार होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, क्या इंपॉर्टेंट चीज है? बोलता है, कहता है PCl5 में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपना अलग से ध्यान रखना है भैया। जब भी कभी कहे तो PCl का एक तो नेचर याद रखना, कौन सा? ये नमी वाला, नमी में क्या इफेक्ट आता है, और दूसरा ऊर्ध्वपातन का गुण रखता है। कैसे ऊर्ध्वपातन का गुण रखता है कि अगर हमारे पास पीले रंग का PCl5 का ठोस पाउडर है, क्योंकि सॉलिड है बेटा, इसको सॉलिड लिख सकते हैं। अगर हम इसको जरा सा भी गर्म करते हैं तो ये सॉलिड सबसे पहले PCl5 काहे में चेंज होता है? गैस में, क्योंकि सॉलिड स्टेज से गर्म करने पर सीधे गैस फेज में चेंज हो गया। हम इस गुण को कहते हैं, इसमें से क्या उसका कौन सा गुण है? ऊर्ध्वपातन का। अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करने पर पहले वो लिक्विड बने और लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज हो, वो नॉर्मल कंपाउंड का नेचर है। लेकिन अगर कोई कंपाउंड सॉलिड से स्टेज में था, हमने उसको गर्म किया, वो सीधे गैस बन गया, हमने कहा कि इसमें तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो PCl5 में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसे गर्म करने पर वो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। और एक चीज, अगर अब हम और भी इसको गर्म करें, कि और भी इसको गर्म करो, क्या होगा गैस अवस्था में बदलने के बाद? तो बेटा अगर अब इसको और भी हीट कर देते हो, गर्म कर देते हो, तो ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है दो भागों में। और आपको ये हमेशा याद रहा है कि कभी भी दो भागों में अगर टूटा है PCl5, पहला भाग तो ये बनकर तैयार हुआ है PCl3। अगर गर्म होने पर PCl5 PCl3 में कन्वर्ट हो गया। मैं जानना चाहूंगा कि बेटा अब बचा क्या इसके बाद? तो अब आप तुरंत देखोगे सर ये 5 Cl थे, 3 बचे हैं, इसका मतलब है क्लोरीन गैस कैसी हो गई होगी? अलग हो गई होगी गैस, इसलिए आप ऊपर के लिए एरो बना सकते हो। ये PCl5 के केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अभी एक और चीज को चेक करेंगे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की संरचना पर हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की संरचना पर देखोगे तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल सी फास्फोरस को बीच में बनाना है,
अभी से कुछ बातें समझ में आएंगी। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, इसका मतलब है ये 5 बॉन्ड क्या कर सकता है, बना सकता है। और उसको क्लोरीन भी 5 है इसके पास, इसका मतलब वो हर एक इलेक्ट्रॉन को एक क्लोरीन के साथ लगा देगा बॉन्ड बनाने में। अगर एक क्लोरीन के साथ एक लगा देता है तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, Cl, इसको चेक करें, Cl, 3 क्लोरीन तो बेटा पहले ये सेट हो गए। अब बचे कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन, तो एक क्लोरीन बनेगा, ये ऊपर की ओर बॉन्ड बनाएगा। बेटा इसको समझ लेना, थोड़ा सा ऊपर की ओर बनाया है, और ये एक बॉन्ड बनेगा कहां की ओर, नीचे की ओर। अब ध्यान रखने वाली बात है कि कभी कभी हम लोगों से ये पूछ लेता है, आपने बना तो दिया फॉर्मूला, और कैसे बनाया कि फास्फोरस की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 बॉन्ड बना दिए, क्लोरीन भी 5 थे, हर एक बॉन्ड पर एक क्लोरीन को सेट कर दिया। लेकिन ऐसा फिगर बनाया है तो कुछ बॉन्ड वगैरह कहाँ कौन से लगे, इनकी पोजीशन भी जाननी चाहिए। तो ध्यान दो, इस संरचना का एक नाम है, देखो मैं यहां लिखता हूं क्या है। इस संरचना को कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो संरचना का नाम ऐसा कैसे पड़ गया, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय? तो बेटा इसलिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय पड़ा क्योंकि अभी ये Cl छोड़ देते हैं, ये ऊपर वाली बॉन्ड का Cl नीचे वाले को छोड़ते हैं। ये तीनों क्लोरीन एक तल पर है, एक सरफेस पर है। सरफेस का मतलब है ये कागज है जैसे, तो कागज पर 3 क्लोरीन लगे, पहला, दूसरा और तीसरा, कुछ ऐसे कागज है ये, पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, जिनमें से बेटा अगर चेक किया जाए तो ये कागज मैंने बनाया त्रिभुज जैसा, इस कागज पे ये जो क्लोरीन 2 लगे हुए, इनके बीच का एंगल तकरीबन कितना होता है, 120 डिग्री के आसपास एंगल होता है। तभी तो ध्यान दो, अगर ये कागज पर बने होंगे तो 120 डिग्री ये, 120 डिग्री ये और 120 डिग्री ये, तो पूरा टोटल एंगल कितना बन जाएगा, 360 इन ए प्लेन। अब ये जो 2 बॉन्ड बेटा मैं कह रहा था उनको भूल जाओ, जिनको कह रहा था वो बॉन्ड कैसे हैं, एक उस सरफेस से कहां की ओर है, ऊपर की ओर, और एक उसी सरफेस से कहां की ओर है, नीचे की ओर। तो 3 बॉन्ड तो कहां पर हो गए, तल पर, और 2 बॉन्ड हो गए, एक ऊपर की ओर और एक, बस इतनी बात पूछेंगे। त्रिकोणी का अर्थ समझ पाए? अब त्रिकोणी उस बॉन्ड को बोल रहा है, उन बॉन्ड के स्ट्रक्चर को बोल रहा है वो जो प्लेन पर बने हैं, कि अगर मैं चेक करता हूं ये त्रिभुज की आकृति बनाकर तैयार कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम त्रिकोणी पड़ा। एक चोटी तल से कहां की ओर है, ऊपर की ओर, पिरामिडी। एक चोटी तल से कहां है, नीचे की ओर, पिरामिडी। कितने पिरामिड बने, एक चोटी ऊपर की ओर बनी और एक चोटी कहां बनी, नीचे की ओर, तो इसका टोटल नाम हो गया त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। समझ पाए? अभी नहीं जान पा रहे हो? तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी का अर्थ यह था कि एक तो त्रिकोण बना प्लेन पर और 2 पिरामिड बने, एक प्लेन से ऊपर की ओर, प्लेन का मतलब क्या, समतल से ऊपर की ओर, एक समतल से नीचे की ओर। तो कभी कभी बात आ जाती है, सर जी समतल में से जो एंगल था यहां से यहां तक का जो एंगल होगा बेटा, ये पूरा एंगल ये तो 120 का होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, हम पढ़ेंगे ये वाला बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच का एंगल। तो बेटा ये बॉन्ड प्लेन है, पिरामिड की आकृति ऊपर की ओर बनी है, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो बेटा ये एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इन कुछ बातों को, अब जैसे ये बात है कि मैं बॉन्ड एंगल लिखता, तो बॉन्ड एंगल 2 प्रकार का है। एक पूछता है समतल में क्लोरीन परमाणुओं के बीच बॉन्ड एंगल 120, कहता है पिरामिड और समतल के बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो इस प्रकार से आप किसी फॉर्मूले को आसानी से जान सकते हैं, जान गए इसको। तो एक काम करते हैं, इन चीजों को नोट करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं कि फास्फोरस के ऑक्सी एसिड कौन कौन से हैं। बेटा देखो, अब हमारा आर्टिकल है फास्फोरस के ऑक्सी एसिड, या हम इनको ऐसे भी बोलते हैं, कहते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के जो ऑक्सो अम्ल होते हैं उनके विषय में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है। ज़्यादा इनके विषय में जानकारी नहीं चाहिए होती है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी सी जानकारी इनके विषय में रखते हैं, खास करके स्ट्रक्चर और ऑक्सीडेशन नंबर का। अगर कोई भी जानकारी ना हो तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के, और आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी पता होना चाहिए कि इन सभी फॉर्मूलों में फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर क्या हैं।
तो पढ़ते हैं, देखो चेक करते हैं कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करते हैं या क्या होता है। जैसे हमारे पास अगर सबसे पहले हम चेक करें तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के नाम और उनके फॉर्मूले। फिर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितने प्रकार के हैं और कितने हैं, संरचना स्ट्रक्चर क्या है उन कंपाउंड्स का, और लास्ट में हम इसको विचरण का मतलब होता है कैसे बनाकर तैयार करते हैं इनको। तो सबसे पहला हमारे पास एसिड है, इसको कहते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसका एक और नाम है फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है H3PO2। अब क्योंकि फॉर्मूला H3PO2 होता है, इसको देखो नॉर्मली आसानी से गणना कर सकते हैं। इधर मैं 2 मिनट के लिए लिखे देता हूं फॉर्मूले को केवल, H3PO2। एक बात अपने दिमाग में हमें H3PO2 दिमाग में बिठा के रख लेनी है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। तो अब ये बात हमें अपने दिमाग में हमेशा बना करके रखनी है कि अगर हमसे फॉस्फोरस का पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बताएंगे, x, क्योंकि इसी की तो निकालनी है। तो फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर x, हाइड्रोजन की 1 और ऑक्सीजन की -2 यूज करनी है। डायरेक्टली कैलकुलेट करके मैं बताता हूं क्योंकि कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा और आपको आना भी चाहिए। बेटा एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1, 3 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +3, फॉस्फोरस की निकालनी है तो इसकी कितनी लिख दें, x। बेटा एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती थी, ऑक्सीजन एटम कितना है, एक ऑक्सीजन की -2 तो 2 ऑक्सीजन एटम की -4। और बेटा क्योंकि ऑक्सीडेशन निकालना है, इक्वल के साइन के दूसरी ओर क्या लिख दें, 0। बेटा इसको कैलकुलेट करोगे, -4 में 3 गया, -1, ये -1 इक्वल के साइन के दूसरी ओर जाएगा +1। तो H3PO2 में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है फॉस्फोरस की, +1। अब मैं इन चीजों को इसलिए हटा रहा हूं ताकि अब आप लोगों को डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करके रखना है। अभी चलेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड, तो तब पता चलेगा जब आप स्ट्रक्चर बना पाओगे। स्ट्रक्चर में हमेशा फॉस्फोरस में तो एक विशेषता रही है, जब भी कभी आपको फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहता है, आप इतनी बात ध्यान रखो कि फॉस्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड में जोड़ देना है, डबल। ये फिक्स है हमेशा के लिए। जैसे आपको किसी भी फॉस्फोरस का एसिड मिला, ऑक्सो एसिड मिला, आपने फॉस्फोरस में डबल बॉन्ड एक जगह जोड़ ही दिया, बाकी क्या करें, क्योंकि फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड तो हो गए, 3 बॉन्ड भी बचते हैं। तो भैया मैंने 3 बॉन्ड अलग अलग डायरेक्शन में यूज कर लिए हैं। इन पर मैं किसको लगा दूंगा, H को। लेकिन भी प्रॉब्लम इस बात की है ना, फॉर्मूले में ऑक्सीजन कितने थे, 2, और आपने कितना यूज किया है, 1। इनमें से किसी एक हाइड्रोजन के साथ क्या लगा दीजिए, O। नहीं समझ पाए अभी। फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर में 5 बॉन्ड बनेगा, ये कंफर्म है। एक बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ होगा O, ये भी कंफर्म है। अब इसके बाद जितना भी तुमको बॉन्ड बचे, 5 में से 2 तो यूज कर लिए थे, 3 को मैंने हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट किया, लेकिन मैंने देखा अभी एक ऑक्सीजन छूट रहा है ना, तो उनमें से किसी एक को क्या बना दिया, OH। अब हमसे पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, तो बेटा P और डबल बॉन्ड के साथ O वाले कितने बॉन्ड हैं, 1। ध्यान से देखो तो P और H के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 2, और P और OH के बीच में कितना बॉन्ड है, 1। तो ये स्ट्रक्चर जब होगा तभी तो पता चल पाएगा। अभी बच्चों के दिमाग में एक और बात आ गई, सर जी यहां OH लगा लेते, यहीं लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें H में से 3 H में से एक जगह O को सेट करना था, कहीं पर भी कर सकते थे, ये आपकी मर्जी थी, आप इसको चाहे जहां यूज कर लेते। अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3। यहीं से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना कैलकुलेशन में आपका माइंड फास्ट हो सकता है। बेटा एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, तो 3 ऑक्सीजन की -6, दिमाग में रखना। एक हाइड्रोजन की +1 तो 3 हाइड्रोजन की +3, -6 में +3 चला गया, -3 इक्वल के साइन की दूसरी ओर जाएगा +3। ना समझ पाए भी, ना समझ पाए तो x मान लीजिए, फॉस्फोरस को कैलकुलेट करिए, अपना जान जाओगे। अब इसके फॉर्मूले को करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बना जाए। भैया स्ट्रक्चर में से तो एक पहली बात मैंने बता रखी थी, और बाकी 3 बॉन्ड खाली थे इसके। ध्यान से देखो और इस बात को चेक करो। अभी मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो मैं लगा देता हूं पहला हाइड्रोजन,
दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। ओ कितने अभी और बचे हैं? 2। इसका मतलब हमें 2 जगह ओ लगाना होगा, ओ और ओ। इससे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? आप ओ यहां भी लगा सकते थे, लेकिन फिर उनमें से एक जगह पर ओ ना लगा के यहां लगाते ओ। तो समझ रहे हो ना, पहले डबल बॉन्ड के साथ ओ को कनेक्ट करना है, फिर एच कनेक्ट करके रख लेने हैं। अब चेक करेंगे मेरे पास ओ बचे कितने, तो जितने ओ बचे हैं उनको उस हिसाब से भैया स्ट्रक्चर में अरेंज करना है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, कहता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब बेटा अगर मैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड की बात करूं तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड जो है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं बेटा। ऑक्सीजन की -2 होती है तो 5 दूना -10, -10 में +4 चला गया, -6, -6 उधर जाएगा, कहा का हो जाएगा +6। लेकिन इधर 2p है ना, तो 2 से भाग भी दोगे और ऑक्सीडेशन नंबर फिर से कितनी निकल आएगी? +3 होगी। ये कितना खतरनाक है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर +3 इसलिए निकली है, ये वैसे बता देना चाहिए हमको, न्याय संगत यही है। हाँ, अन्याय कर दे तो वो बात एक अलग है, लेकिन न्याय संगत ये बात है कि तुम लोगों को इंफॉर्मेशन बता देनी चाहिए। अगर कोशिश करोगे तो समझ के अच्छा कर पाओगे, नहीं कोशिश करोगे तो स्ट्रक्चर तो पढ़ना हम सिखा देते हैं बच्चों को, ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है बेटा। तो वो वाली बात चलेगी, न्याय संगत वाली बात। आर्थोफॉस्फोरस एसिड से ही पायरोफॉस्फोरस एसिड बनता है। मैं बताऊं कैसे बनता है। आर्थोफॉस्फोरस एसिड के 2 मोल लिए जाते हैं और उन 2 मोल को लोगे, चेक कर लेते हैं 2 मोल लेने पर क्या होगा। H कितना हो जाएगा? 6। कहोगे सर जी अब ये ऊपर जा रहा है दिमाग से, जाने दो, अभी दिमाग पर आएगा। फॉस्फोरस कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। अब उनमें से मैंने किया क्या? इनमें से मैंने रिमूव कर दिया, हटा दिया, किसको? जल को। हमने और कुछ भी नहीं किया। फॉस्फोरस एसिड के मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए और उनमें से मैंने जल को क्या कर दिया? हटा दी। बेटा हटाओ जल जरा, क्या बनेगा? H4P2O5, यही तो बन गए था, तैयार होगा। तो बेटा ये तो हमारा फॉर्मूला है। तो स्ट्रक्चर में भी हमें यही करना चाहिए। आर्थोफॉस्फोरस एसिड के कितने अणु बनाने चाहिए? 2। और फिर उनमें से क्या कर देना चाहिए? जल को हटा दे। बनाएं, तैयार करें, देखो इसको। ये था क्या? आर्थोफॉस्फोरस एसिड। अभी बनाते हैं, देखो इसको 2 बार बनाएं बेटा। समझ में ना आए तो बताना। डबल बॉन्ड O, OH, यहां H और यहां की ओर OH। एक और बना लेते हैं, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H और बेटा इधर की ओर OH। अब कहोगे सर जी जल तो हटाया नहीं, अब हटाते हैं जल। अच्छा, जल का सूत्र क्या होता है? H2, देखो H2 हट गए और एक O भी तो हटाना पड़ेगा। O बॉन्ड को अच्छा कर लेते हैं, ये O बीच में करते हैं, इसको यहां से ले लेते हैं, इसको यहां से ले लेते हैं, बन गया। दिक्कत तो नहीं थी, कोई प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि भैया हमने बताया। तो ये अगर आप समझ पाते उस चीज को तो हम इस बात को समझ पाए कि फॉस्फोरस एसिड 2 टाइम लिया गया, उससे वाटर मॉलिक्यूल को क्या किया गया? हटाया गया। तो क्योंकि इस चीजों को बनाने में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है, हम उसको क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। अब हटाने के बाद यार हम यहाँ भूल गए थे एक चीज। क्या भूल गए थे? कि इसको मैं पहले कंफर्म कर दूं। P और डबल बॉन्ड O कितने हैं? 1। बेटा P और OH के, P और H के बीच में बॉन्ड कितना है? 1। P और OH के बीच कितना बॉन्ड है? 2। इस पे चेक करेंगे, ध्यान से देख के बताओ। P और डबल बॉन्ड O कितने बार है? 2 बार, फर्स्ट टाइम एंड अदर टाइम। और बेटा एक और चीज ध्यान, P और H के बीच में बॉन्ड कितने हैं? 2। और P और OH के बीच में बॉन्ड कितने हैं? 2। पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते थे, एक छूट रहा है उसको यहां पे लिखें कैसे? POP बॉन्ड 1 है, POP एक जगह पे हमको मिला है, नहीं समझ पाए अभी इसको? POP एक चेन मिली हुई है। तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा। हाँ, एक और चीज है, जब आप H3PO3 को बना रहे थे तो आपको फॉस्फोरस की जलवाष्प में, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को जलवाष्प में मिलाना था। लेकिन अगर आप
H4P2O5 को बना रहे थे, तो बस आपको एक काम करना था कि आपको ऐसी सिचुएशन पे PCl3 को काय में मिलाना था H3PO3 में, तो आप ऐसे उसको बना सकते थे। अभी आगे पढ़ेंगे, कहता है हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, वैसे तो मैं क्या बताऊं हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल के विषय में। हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल को पढ़ना थोड़ा सा कठिन है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा ऑक्सीडेशन नंबर यूज करोगे, ऑक्सीजन की तो -12 हो जाएगी टोटल, 6 दूना 12, हाइड्रोजन की +4, 12 में से 4 चला गया 8, उसको डिवाइड का ऐसे करने वाले हो 2 से, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +4। और इसका फॉर्मूला बनाने का तरीका देखो ध्यान देना है, बड़ा आसान है, तकरीबन ऐसा ही फॉर्मूला। अच्छा, ऊपर वाले फॉर्मूले नीचे वाले फॉर्मूले में डिफरेंस जानते हो? केवल एक चीज का है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें केवल एक क्या हो गया, बढ़ गया, तो फॉर्मूला सिमिलर बनाते हैं। पहले बनाए फॉर्मूला, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, O P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहां पर H था और यहां पर भी H था। अभी करना क्या है, इसमें से एक O बढ़ गया है क्या, अरे अब तो 2 O बढ़ गए, बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि एक O तो लिखना ही था हमको और एक O मैंने यहां का हटा दिया। तो बेटा बस कुछ मत करो, इसको O दे दो, ना समझ पाए। एक O कौन सा मिला, जो यहां पर बिजी था, इसको मिल गया। एक O कौन सा मिला, तो वो जो 5 से 6 नहीं हुआ था, तो वो एक एक्स्ट्रा O था, वो इसको मिल गया। अब बॉन्ड के टाइप को अगर हमको निकालना होगा, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। बेटा सबसे पहली बात बतानी है, P और डबल बॉन्ड O ऐसे कितने बॉन्ड है, P और 2। बेटा अभी मुझको बताना है P और H के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 0। ये देखो 0। बेटा P और OH के बीच में कितना बॉन्ड है, 4। गिन लिया ऐसे ढंग से, हाँ भैया गिन लिया ऐसे ढंग से, तो ऐसे 4 बॉन्ड हैं। अभी मैं पूछूंगा P और P के बीच में कितना बॉन्ड है, 1। समझ गए? इसको पूछता है कभी कभी व्यक्ति कि इसको बनाएंगे कैसे, तो हम बताएंगे अगर रेड फॉस्फोरस, माचिस की तीलियों पर रेड फॉस्फोरस पाया जाता है, अगर आप उसको काहे में मिला देते हो, क्षार में, तब ये एसिड जाकर बनकर तैयार होता है। अभी नेक्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे, अगला एसिड है आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ऑक्सीडेशन नंबर को डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, कैसे? ऑक्सीजन 1 का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, 4 का हुआ अगर देखा तो 4 दूना -8, -8 में हाइड्रोजन के +3 चले गए, -5, और इक्वल के साइन के दूसरी ओर जाएगा तो +5 को कंटेन करेगा और +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। बेटा बॉन्ड की संख्या तो कैसे लिख पाएंगे, विदाउट स्ट्रक्चर तो लिखना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अच्छा, इसको मैंने देखा है, एक फॉस्फोरस वाला है, 2 फॉस्फोरस वाले तो बहुत कठिन थे, ये तो हम लोगों को समझ में ही नहीं आया थे, लेकिन एक फॉस्फोरस वाला समझना आसान है। कैसे एक फॉस्फोरस वाला कैसे बनाते थे, हम लोग कह रहे थे कि पहला बॉन्ड तो सीधे के सीधे उसको किसको ट्रांसफर कर देना, डबल बॉन्ड के साथ हो। अच्छा, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है ना, तो 2 हो गए, तीसरा, चौथा, 5वां। बेटा इसके साथ भी H रखा है, इसके साथ भी H रखा है, इसके साथ भी H रखा है। अभी बस इतनी बात चेक करके बताओ, हमने एक O खर्च किया है ना, अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना O अभी और बचा होना चाहिए, 3। तो एक काम कर लें, 3 O रखने हैं ना, तो तीनों के साथ कह रहे हो क्या, एक एक? हाँ भैया बना लो, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का बन गया फॉर्मूला। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनता कैसे, जस्ट अभी 2 मिनट पहले आपने बनाया था। एक तो P4O10 पर अभिक्रिया, जल की अभिक्रिया द्वारा, और एक शायद अभी याद होगा तुम लोगों को, भी 15 से 20 मिनट पहले का आर्टिकल है हम लोगों का, हम लोगों ने PCl5 लिया था और उसका जल अपघटन कराया था और तब इसको बनाकर तैयार किया था। तो मैंने स्लैश करके वो साइन भी बना दिया कि आप इन दोनों को मिलाकर भी H3PO4 को बना सकते हो। समझ में आ गया ना स्ट्रक्चर वाला कैसे बनाना है? अभी आगे चलेंगे, नेक्स्ट नंबर है, कहता है H4P2O7। H4P2O7 ये तो बहुत खतरनाक हो गया। अभी जैसे इतना खतरनाक सूत्र मिले, हम तुरंत ढूंढेंगे कि भैया इसके सिमिलर कौन सा था। कोई मिल रहा है H4, ठीक है, इधर भी आ गए H4, इधर भी आ गए H4, अच्छा लगा, मिल गया कुछ बहुत। P4 P2 लिखा था, P2 ये भी अच्छा रहा। अच्छा बेटा PO7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। अभी मैं क्या सोचता हूं, ये जो 7 वाला है वो 6 के ज्यादा नजदीक है, 5 से फिर भी वो दूर पड़ जाता बेटा। अच्छा
इस और इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, बस इतनी बात को आप बताओगे हमें। एक ऑक्सीजन एटम क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो एक काम करेंगे, सूत्र कहाँ गया उसका, ये वाला है क्या, इस बीच में एक ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। मेरे ख्याल से दिमाग में सभी के आ गया था कि क्योंकि वहां से 6 वाले में ये यही बॉन्ड था जहां ऑक्सीजन अटैच हो सकता है। तो फॉर्मूला स्ट्रक्चर मेरे लिए ख्याल से कठिन नहीं है बनाना, हम बना के दिखा देते हैं इसको। सबसे पहले क्या बनाएंगे, OH सिंगल बॉन्ड P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH POP डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। तो ये फॉर्मूला बन गया। हाँ, एक इसमें से एक काम और करते हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या तो निकाला ही नहीं हम लोगों ने, निकालेंगे। 7 का निकालोगे तो 7 दूनी 14, वो भी माइनस का, माइनस के 14 में से 4 चला गया 10, 2 से डिवाइड करोगे। अभी आगे देखो, इसको पढ़ते हैं। और यार इसमें भी बॉन्ड नहीं बताए थे हम लोगों ने, तो बॉन्ड देखो देखते हैं। P और डबल बॉन्ड O कितना है 1, P और H के बीच बॉन्ड कितना है 0, और P और OH के बीच जो बॉन्ड है वो है 3। अब इसमें से चेक करेंगे तो बेटा सबसे पहले देखो तो P और O के बीच में डबल बॉन्ड कितने हैं, और P और H के बीच में कितना बॉन्ड है 0। P और OH के बीच कितने बॉन्ड हैं 4, और बेटा POP बॉन्ड कितना है 1, POP बॉन्ड कितना है 1। और इसको बना कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास गर्म फॉस्फोरिक एसिड है, गर्म फॉस्फोरिक एसिड का मतलब कौन सा फॉस्फोरिक एसिड, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये वाला। कहाँ है ये वाला। अगर आप इसको हीट करते हो तो हीट करने पर क्या होता है, ऐसी सिचुएशन पर जल अलग हो जाता है और आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनकर ये एसिड बनकर तैयार होता है। एक चीज और तुमको फिर वही न्याय संगत वाली बात बताना चाहेंगे, ये इसी फॉर्मूले को ऐसा बना के लिखा गया है। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए गए थे, सोचो मॉलिक्यूल 2 लिए गए थे, तो हाइड्रोजन 6 हो गया था, फॉस्फोरस 2 हो गया था, ऑक्सीजन 8 हो गया था, और उससे जल को अलग किया तो हाइड्रोजन 6 की जगह में कितना बचा 4, फॉस्फोरस 2 ही रहा, ऑक्सीजन 8 से कितना हो गया 7। तो अगर आप चाहते तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के 2 फॉर्मूले बनाते और उन 2 फॉर्मूलों में से क्या हटा देते, जल को। जैसे जल हटा दे बन जाता। अभी इसको नोट करेंगे, एक फॉस्फोरस में से ऑक्सी एसिड रह जाता है, उसको पढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं इनमें से, तो जल्दी से इनको नोट करते हैं फिर। तो बेटा आगे चलेंगे, एक और फॉस्फोरस का एसिड बच जाता है हम लोगों के यहाँ। फॉस्फोरस के उस एसिड का नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HPO3 या फिर आप इसको HPO3 बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर की बात आएगी, ऑक्सीजन की -2, 3 बार ऑक्सीजन है तो -6, तो ये हो गया। उसमें से +1 हाइड्रोजन का चला गया तो -5, इक्वल के दूसरी ओर जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा +5। अभी बात करते हैं कि बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड, तो वो तो स्ट्रक्चर देख के पता चलेगा। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखना, स्ट्रक्चर ध्यान से देख के चलना है। इसको देखो कैसे HPO3 के स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे। हाँ, इनमें से होता क्या है, सबसे पहले इस बात को पढ़ते हैं HPO3 बना कैसे, वो अच्छा समझ में आएगा आपको। आपके पास एक केमिकल कंपाउंड था H3PO4, आपने उसको क्या किया, गर्म कर दिया, और जब आपने गर्म कर दिया तो इससे जल अलग हो गया। अब जल अलग हो जाएगा बेटा, बचेगा क्या, H, P और O में ध्यान दो 4 थे, एक ही तो अलग हुआ है, तो HPO क्या बना 3। इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं, इसका फॉर्मूला तब बनेगा जब आप आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला जानते हो, और आर्थोफॉस्फोरिक एसिड के फॉर्मूले में से 2 H और 1 O हट जाए वहां से। तो बेटा आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला था यही तो था, और कोई बच्चा कह रहा था इससे जल अलग हो जाए, इस फॉर्मूले से जल अलग होना, तो ध्यान दोगे। एक मैं और साइड में बना लूं फॉर्मूला, सॉरी, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 एक फॉर्मूला और बना लेते हैं,
P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। अब हमें जल अलग करना है। इससे जल अलग करोगे, देखो जल अलग करोगे तो ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों में से बीच में से जल अगर अलग कर लेते हो, पहले तो इनसे सबसे अलग अलग जल अलग करें, नहीं तो प्रॉब्लम हाँ क्रिएट कर जाएगी। इससे जल अलग करोगे तो देखो यहां से OH चला गया, अब इधर से क्या चला गया, H। फिर इसको ध्यान दोगे, थोड़ी सी अगर बात को इसको चेक करेंगे तो यहां से OH चला गया, यहां से क्या चला गया, H, यहां से OH चला गया, इससे क्या चला गया, H। बस इन्हीं फॉर्मूलों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। हालांकि ये स्ट्रक्चर जो है फॉस्फोरस एसिड का, फॉस्फोरिक एसिड का, ये इसके आगे भी बेटा जाएगा और इसके पीछे इधर भी बहुत सारा फॉस्फोरस का फॉर्मूला होगा। लेकिन अभी क्या है ना कि हम लोगों को केवल इतना ही स्ट्रक्चर बना के तैयार करना है, ऐसा नहीं कि अभी आगे स्ट्रक्चर होगा, बहुत सारा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि होल इन का मतलब है बहुत सारे मॉलिक्यूल इसी में अरेंजमेंट में होंगे। अब कोई व्यक्ति हमसे ये पूछने आया है, कहता है कि इसको बनाकर कैसे तैयार करते हैं, जानते हो कैसे बनाकर तैयार करें? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को क्या करना होता है, बन गया, तो वो विचरण वाली विधि में से तो मैं छोड़ता हूं उसको। अभी एक काम करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड, तो बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड यहां बता दिए जाए क्या? अच्छा चेक करो, कुछ मत बताओ। अच्छा बताओ, हजारों मॉलिक्यूल होंगे तो आप किसका किसका नंबर ऑफ बॉन्ड बता पाओगे? तो इस पे नंबर ऑफ बॉन्ड हम नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए, एक दो मॉलिक्यूल होता जल्दी से बता देते, ना जाने कितने मॉलिक्यूल जुड़े, तो उसका हम नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं बताने वाले। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें, तीन इंपॉर्टेंट चीजें जिसे हमें सीख लेनी चाहिए। फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस के अम्ल में से आया, तो इतनी बात तो सब व्यक्ति को पता ही हो, और नहीं पता है तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। क्वेश्चन कैसा आता है हम लोगों के यहाँ, पहले हम इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम रिएक्शन आपको बताएंगे। आर्थोफॉस्फोरस एसिड था, हमने उसको क्या किया, गर्म किया, और मेटाफॉस्फोरिक एसिड बना, सॉरी आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बना और फॉस्फीन गैस बनी। इस पर मैंने चेक किया कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर है फॉस्फोरस का +3, इस पे से मैंने चेक किया ऑक्सीकरण संख्या तो +5, और मैंने चेक किया कि फॉस्फीन में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो फॉस्फीन में ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं चेक करता हूं तो बेटा फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर x, इसका बेटा इसमें -3। अब -3 में से ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या हमने देखा कि यहां फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या 3 है, और इस फॉर्मूले में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 5। इसका मतलब है ऑक्सीकरण, इस अभिक्रिया के दौरान फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, और क्योंकि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, हम कहेंगे ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हमने कौन सी अभिक्रिया बता दी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बता दी। फिर मैं क्या देखता हूं, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +3 से +5 केवल बढ़ ही नहीं रही है, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या घट भी रही है। कैसे, +3 थी, घटकर कितनी हो गई, -3। अभी मेरे दिमाग में आ गया, उस हिसाब से यह अभिक्रिया है अपचयन। अपचयन को क्या बोलते हो, रिडक्शन। तभी मेरे एक दिमाग में आया बात, अभिक्रिया में ये एक ऐसा पदार्थ है, एक और इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, और एक और इसी की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, घटती है। इसका मतलब है इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या घट जाता है और उसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, हम ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, असमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स तो इसलिए बोला क्योंकि ऑक्सीकरण भी हुआ, अपचयन भी हुआ, क्योंकि एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण अपचयन हुआ, हमने कहा लिखा असमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया। समानुपातन का मतलब जानते हो क्या होता है, या तो बढ़ेगी और या तो घटेगी। असमानुपातन का मतलब बढ़ने और घटने का अनुपात निश्चित नहीं है, रैंडमली एक पदार्थ में बढ़ गई ऑक्सीकरण संख्या +3 से +5 हो गई, और दूसरे वाले में एकदम ऑक्सीकरण संख्या घट गई, +3 से -3 हो गई। तो समझ गए असमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं। अगर ऐसा कभी एग्जाम में आएगा तो रिएक्शन को ध्यान रख के जाना है, और ये लिख के आना है पक्का, क्योंकि फिर उस समय रिएक्शन की भी डिमांड करता है। नेक्स्ट नंबर क्या है, कहता है फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में बना बॉन्ड अब चायक गुण दिखाता है। आपने इतने फॉस्फोरस के अम्ल पढ़े, उन फॉस्फोरस के अम्लों के पढ़ने में आपने ये भी देखा कहीं कहीं हमने P और H के बीच का बॉन्ड कितना रखा है, 1, और कहीं कहीं P और H के बीच का बॉन्ड आपको याद होगा मैंने कितना लिख दिया था, 2। तो किसी भी कंपाउंड में P और H के बीच
जितने बॉन्ड होंगे ये सब उस पदार्थ के अपचायक क्षमता को निर्धारित करेंगे। अब किसी एसिड में अगर P और H के बीच का एक बॉन्ड है, उसकी अपचायक क्षमता कम है। P और H के बीच बॉन्ड कितने हो गए? 2, तो हम कहेंगे पदार्थ की अपचायक क्षमता कैसी है? अधिक। अभी PH3 को बात करेंगे, कहां ये है, इसमें तो P और H के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? 3, इसका मतलब ये उससे भी प्रबल अपचायक है। अपचायक क्षमता किस पर डिपेंड करेगी? P और H वाले बॉन्ड पर। आपने ऐसा देखा होगा, एक एसिड हमको मिला था, कैसा लिखा था? P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। इसमें क्या P और H के बीच में डायरेक्टली कोई बॉन्ड था? क्या ये अपचायक होगा? नहीं। ध्यान रखना इस बात को। P और H के बीच बना बॉन्ड जो होता है वो अपचायक क्षमता का निर्धारण करता है। P और H के बीच जितने भी बॉन्ड बने होंगे, पदार्थ उतना ही अधिक अपचायक क्षमता वाला होगा। और जिसमें से P और H के बीच का बॉन्ड PH बॉन्ड नहीं बना है, वो बेटा अपचायक क्षमता को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है, इस बात को समझ गए ना? नंबर ऑफ PH बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे अपचायक क्षमता भी उतनी अधिक होगी। लास्ट नंबर कहता है P और OH आबंध फास्फोरस की क्षारकता या क्षारीयता को डिपेंड पर दिखाते हैं। यार इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास HCl था, हमने इसको जल में घोला, एक H+ आयन Cl- आयन मिला। क्योंकि एक H+ आयन मिला, हम लोगों ने इस बात को कहा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्षारकता 1 है। कोई भी अम्ल जितने H+ आयन दे सकता है, हम अम्ल की क्या कहते हैं? क्षारकता। अभी मेरे पास एक एसिड और था H2SO4। तुम लोगों के पास अच्छा दिमाग था, तुम लोगों ने, हमने पूछा कितने आयन टूटेंगे, आपने तुरंत बताया 2 H+ आयन सर जी टूट जाएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता कितनी हो गई? 2। क्षारकता को क्षारीयता भी बोल सकता है, ऐसे आप परेशान नहीं होगे उससे। फिर हमारे पास एक और एसिड आया, हमने कहा बेटा अच्छा एक एसिड है हमारे पास H2CO3। अब बेटा देख के खुश हो गए, कहने लगे हम अभी बताते हैं, और इन्होंने बताया कि 2 H+ आयन दे सकता है। तो हमने कहा कि इसकी क्षारकता कितनी होगी? आप बताओगे 2। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्रिएट कब होना स्टार्ट हुई? जब हमको एक एसिड मिला जिसके फॉर्मूले का नाम था CH3COOH। इसकी क्षारकता कितनी है? तो किसी व्यक्ति ने बताया कि सर जी हाइड्रोजन गिन रहे थे अभी, 3 इधर रखे, एक वहां रखा है, क्षारकता कितनी बता दी? 4। लेकिन वास्तविकता में बेटा इसकी क्षारकता कितनी है? 1। अब पूछेगा ये क्षारकता 1 आई, ये कैसे पहचान गए? बेटा क्योंकि जब हम इसको जल में घोलते हैं, आपने देखा होगा जब ये आयन के फॉर्म में टूटा, इसने कैसा आयन बनाया? CH3COO पर इतने वाले भाग पर कौन सा चार्ज? माइनस। और केवल H पर कैसा चार्ज बनाया? प्लस। क्योंकि ये H+ कितने आयन बना रहे हैं? 1 हाइड्रोजन। ये आयन भी नहीं टूट रहे हैं, क्योंकि ये आयन भी नहीं टूट रहे हैं, इनकी क्षारीयता नहीं मानी जाएगी। क्षारकता केवल इस हाइड्रोजन आयन के कारण अवेलेबल है। तब हमारे लिए एक और प्रॉब्लम आ गई, सर जी अब ये बात तो पता चल जाए कि कौन सा हाइड्रोजन आयन में टूटेगा और कौन सा हाइड्रोजन आयन में नहीं टूटेगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये, कभी कभी फॉर्मूला एक साथ दे दिया तो हम लोग तो पहचान भी नहीं पाएंगे किस हाइड्रोजन को आयन में ब्रेक करें और किस हाइड्रोजन को आयन से ब्रेक ना करें। तो बेटा हमेशा ध्यान रखो, ये समझ लो मंत्र है एक, कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है वही हाइड्रोजन आयन के रूप में टूट सकता है। बाकी हाइड्रोजन टूट सकता है, आयन के रूप में नहीं टूट सकता है। आयन के रूप में कौन सा हाइड्रोजन टूटेगा? जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब जैसे मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास एक एसिड था, इसी को सही करते हैं। P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब मैं क्या सोचता हूं, इसमें से कितने हाइड्रोजन आयन दे सकता है? क्या ये हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में टूट सकता है? नहीं। क्यों? डायरेक्ट P से कनेक्ट है। क्या ये हाइड्रोजन आयन में टूट सकता है? नहीं, क्योंकि P से कनेक्ट है। ये हाइड्रोजन आयन में टूट सकता है क्योंकि O से कनेक्टेड है। O से कनेक्टेड है, ये आयन में टूट सकता है। तब दिमाग में एक और बात आ जाती है कि सर जी वो O वाला क्यों टूट जाता है? हम जान गए, अब स्ट्रक्चर पता है, हम जान गए कितने आयन देगा, लेकिन हम ये कैसे जाने कि ये आयन में क्यों टूटता है? आखिर क्या रीजन था इसका? तो बेटा हम बताएं, ये जो P और H के बीच बॉन्ड बना है ना, इसमें से H और P की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग सेम है, लगभग। अर्थात जितनी क्षमता से फास्फोरस
बॉन्ड को खींच रहा है, हाइड्रोजन भी खींच रहा है, और बॉन्ड दोनों के कहां बनेगा, बीच में, इसलिए ये बॉन्ड आयन में नहीं टूट सकता। लेकिन जब मैं O और H के बीच की बात करने लगा, O और H में से H की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम है O की अपेक्षा, इसलिए O क्या करता है, ऑक्सीजन जो करता है हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है, और हाइड्रोजन जैसे बॉन्ड को खींचेगा हाइड्रोजन से तो टूटकर बॉन्ड ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल गए और हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, कमी, जिसको हमने प्लस आयन से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जैसे प्लस आयन में रिलीज हुआ हमने बता दिया कि ये नेचर कैसा है, अम्लीय, क्योंकि एक H प्लस आयन दे सकता है, क्षारकता इसकी कितनी मानी जाएगी, 1। 2 OH प्लस आयन दे, माइनस 2 H प्लस आयन दे देता, 2 क्षारकता, 3 H प्लस आयन दे देता, क्षारकता कितनी हो जाती, 3। तो क्षारकता का अर्थ समझ गए। अब क्योंकि फास्फोरस के कई एसिड आपने पढ़े हैं, जितने मैंने डायरेक्टली इस बात को ना बताने की, मैंने सोचा कि ये डिटेल में जाओगे शायद परेशानी महसूस करो, डायरेक्ट P से OH जितने जुड़े होंगे, P से H नहीं, P से जितने OH जुड़े होंगे वही फास्फोरस के अम्ल की क्या है, क्षारकता है। लेकिन मैं क्या समझूंगा, अगर आप इस चीज को समझते हो वो ज्यादा बेटर है। ये तो केवल फास्फोरस के एसिड को दिखा पाएगा क्षारकता, आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी दे सकता है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला देखो कैसे हुआ, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। देखो ये वाला H भी O से कनेक्ट है, ये वाला H भी O से कनेक्ट है, दोनों आयन के रूप में क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। इसकी क्षारकता कितनी बताओगे, 2। तो आज बेटा इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजों को पढ़ते हैं फिर हम लोग कल।